यूट्यूब चैनल पे। हमने पिछले अपने 2 लेक्चर में जो हम क्लास 10 का अभी फिजिक्स कर रहे हैं चैप्टर लाइट, आज हम उसका रिफ्रैक्शन पार्ट करेंगे। हमने पिछले 2 लेक्चर में अपने लाइट करी थी, मिरर करे थे और मिरर के ऊपर हमने न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करी थी और हमने आपको कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशन भी बताए थे और एक बताया था कि कौन सी मिरर किस पर कौन नेगेटिव होता है। साइन कन्वेंशन में बताई थी कॉनकेव में क्या होता है, कन्वेक्स में क्या होता है, कॉनकेव मिरर कैसा होता है, कॉन्वेक्स मिरर कैसा होता है। और आज हम आए रिफ्रैक्शन पे। इसके भी एक लो, इसके भी 2 लो हैं। एक लो तो बिल्कुल सेम आपको देखने को मिलेगा जो लो ऑफ रिफ्लेक्शन में है, दूसरा लो जो है वो इसका थोड़ा चेंज है। तो पहले हम ये समझते हैं, पहले जो आज का टॉपिक है पहला वो है रिफ्रैक्शन। तो पहले हम ये समझते हैं कि रिफ्रैक्शन होता क्या है। तो मैं आपको एक फिगर के जरिए बताना चाहूँगा कि रिफ्रैक्शन होता क्या है। तो जैसा कि हमारे पास हमने एक मान लो बिकर ले लिया, हमारे पास ये बिकर है, ठीक है। ये जब हमारे पास एक बिकर है, इसे ये हमारा पाथ है, बिकर पूरा फुल्ली फिल्ड है हमारा बिकर, जिसमें मान लो वाटर है। ये जो बीकर है इसमें हमारे पास वाटर है और ये जो ऊपर का एरिया है ये हमारे पास एयर है, क्योंकि आप नॉर्मली जो होता है बीकर होता है उसके ऊपर एयर होता है। तो ये हमारा ये जो है ये एयर है। ये इसे मान लीजिए आप फर्स्ट मीडियम। मैंने आपको मीडियम में कैसे खेल बताया था, आपको रिफ्लेक्शन भी बताया था कि जो पाथ होती है उस पर बाउंसिंग बैक हो जाती है, लेकिन इसमें कुछ केस अलग बनेगा। देखते हैं क्या बनेगा। ये हमारा मान लीजिए कि ये जो है ये हमारा फर्स्ट मीडियम है, ये जो है हमारा मीडियम फर्स्ट है और ये जो है वो हमारा मीडियम सेकंड है। जब मैंने आपको चैप्टर की शुरुआत ही करी थी, जब मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी कि एयर में लाइट की स्पीड कितनी रहती है और वाटर में लाइट की स्पीड कितनी रहती है। अगर किसी ने हमारा प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा होगा तो मैं वहाँ पे लिख देता हूँ कि एयर में लाइट की स्पीड कितनी होती है। एयर में जो लाइट की स्पीड होती है वो 3 × 10⁻10 होता है और वाटर में जो ये लाइट की स्पीड होती है वो 2.25 × 10⁻8 होता है। ये वाटर में लाइट की स्पीड होती है और ये एयर में लाइट की स्पीड होती है। अब जैसा कि हमने माना कि ये हमारा मीडियम फर्स्ट है और ये हमारा मीडियम सेकंड है, तो बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन की तरह जैसे हमने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन किया था उसकी तरह ये हमारा कोई इंसिडेंस है, इससे हमने लाइट ट्रेवल करी और ये जो हमारा जो पाथ है बीच का, जो दोनों मीडियम को बीच में काट रहा है, जो पाथ है हमारा, इस पर हमारा इंसिडेंस ले आकर लाई करा। तो आपने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में देखा होगा कि उसमें बाउंसिंग बैक हो जाता है। क्यों होता था बाउंसिंग बैक? क्योंकि उसमें जो होता था वो उसका ये जो पार्ट होता था ये पॉलिश्ड होता था, इसलिए जो हमारा मिरर होता था वो बाउंसिंग बैक हो जाता था। जो हमारी लाइट होती थी वो बाउंसिंग बैक हो जाती थी। इसमें क्या होगा, इसमें जो होगा आपने देखा होगा कि अगर इस डायरेक्शन से सीधा आएगा तो इसमें कोई पॉलिश सरफेस तो अब रहा नहीं, पॉलिश सरफेस है नहीं। तो जब पॉलिश सरफेस में नहीं रहेगा तो जो इसकी लाइट होगी वो नीचे की तरह रिफ्लेक्ट कर जाएगी, नीचे की तरफ रिफ्लेक्ट करेगी। अब आपने सोचा होगा कि ये तो रिफ्लेक्शन जो हो गया ये होगा कि बिना पाथ से ये रिफ्लेक्ट नहीं हुआ, ये सीधा अपने दूसरे मीडियम में एंटर कर गया। अब इसमें थोड़ा बहुत एंटर ये होता है, आपने कहीं देखा होगा कि पॉइंट से किसी में जो रे होती है वो दूर जाता है और किसी में जो रिफ्लेक्टेड रे होती है वो नजदीक आती है। अब वो क्यों आती है? जो हमारा पाथ होता है वो इसके लो में मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले मैं आपको रिफ्लेक्शन पूरी अच्छी तरह समझा देता हूँ क्या होगा। अब इसमें आपने फिगर में देखेंगे अपनी बुक में कि कुछ फिगर जो होगी वो इसकी दूर जाती हुई नजर आएगी आपको और कुछ जो होगी वो आपको पास आती दिखाई देगी। तो इसका क्या केस है कि ये दूर और पास किस मेथड में जाती है? ये दूर और पास जब जाती है जब अगर हमारा फर्स्ट मीडियम जो है अगर वो रेयर है, हमारा जो फर्स्ट मीडियम है वो है रेयर और सेकेंड मीडियम जो है हमारा वो है डेंसर। रेयर का मतलब ये होता है जो जिसमें पार्टिकल कम होते हैं। इसमें मान लो हमारे पास पार्टिकल कम है और इसके बाद हमारे पास पार्टिकल ज़्यादा है। अब आपको एक दिमाग में प्रश्न ये भी उठ रहा होगा कि इसमें पार्टिकल कम क्यों है और इसमें पार्टिकल ज़्यादा क्यों है। ये मैं आपको जब बताऊंगा जब हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ेंगे, जब मैं आपको बताऊंगा कि एयर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होती है और वाटर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होती है, जब आपको क्लियर हो जाएगा। तो अगर रेयर से डेंसर में जाती है हमारी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो मान लीजिए जैसे उसमें आप ये हमारा नॉर्मल है, तो मान लीजिए कि नॉर्मल से अगर रेयर से डेंसर में जाता है तो जो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो जो बनेगी वो इसके बिल्कुल पास आके बनेगी। और अगर डेंसर टू रेयर जाएगी, अगर डेंसर टू रेयर जाएगी तो जो हमारा रिफ्रैक्टिव बनेगा वो नॉर्मल से दूर जाएगा।
तो ये बात ध्यान रखना, अगर रेयर से जा रही है डेंसर में तो नॉर्मल के टुवर्ड्स द नॉर्मल, यानी नॉर्मल के पास आएगी। जो चीज रेयर से डेंसर में जा रही है, अगर डेंसर, अगर ये मीडियम डेंसर है, फर्स्ट मीडियम जो है हमारा डेंसर है और सेकंड मीडियम है रेयर, अगर वो डेंसर से रेयर में आ रही है तो वो अवे द नॉर्मल होगी, क्योंकि वो उसमें पार्टिकल कम है, वो पार्टिकल जो है वो फुल्ली अपने आज़ादी की तरफ से मूव करेगी, इससे उसे फुल्ली आज़ादी मिलेगी डायरेक्शन में जाने को। अगर सेकंड मीडियम हमारा डेंसर होगा तो वो उतने पार्टिकल उसको नहीं होंगे जो फ्रीली मूव कर सके वो, और उसके नज़दीक आएंगे, टुवर्ड्स द नॉर्मल है। तो मैंने आपको अब ये रिफ्लेक्शन समझाया है। अब मैं आपको इसकी डेफिनेशन बताता हूँ कि रिफ्लेक्शन का डेफिनेशन क्या है। रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन नहीं आ रही है और अगर आपको ये फिगर याद भी है तो भी आप रिफ्लेक्शन को अपने लैंग्वेज में रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन बना के आप लिख सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये जो हमारा सरफेस था, फिगर की मैं आपको ये फिगर के करो इसका डेफिनेशन भी समझाना चाहूँगा, फिर आप अगर आपको जरूरत होगी तो, अगर मुझे लगेगा कि हाँ बच्चों को समझ में नहीं आया या कुछ होगी तो मैं आपको डेफिनेशन बेस कर लिखवा दूँगा। तो जैसे कि आपने देखा, मतलब ये जो हमारा इसमें मीडियम बना है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, जैसे कि ये जो हमारा इंसिडेंस रे है, यहाँ से कोई इंसिडेंस गई और ये जो ऐसे ये नॉर्मली जो है ये ऐसे बैंड करेगी, ये क्या होगा, ये हमारा हो गया नॉर्मल, और ये जो जाएगा ये जाएगा ऐसे, ये रिफ्रैक्टिव, ये हो गया रिफ्रैक्टेड रे। अब क्योंकि ये जो सरफेस होता है ये उतना पुलिस ने, अगर आप रिफ्लेक्शन का एग्जांपल लेना चाहते हैं तो जैसे कि आपने देखा होगा, घर पे भी देखा होगा, स्कूल में भी देखा होगा कि आप विंडो के आप कमरे में स्कूल के अपनी क्लास में बैठे हुए होते हैं तो देखते हैं कि जो कुछ मिरर जो होता है आपके सामने, जो खिड़की में विंडो में जो आपको मिरर लगा हुआ होता है, उससे आप जब बाहर देखते हैं तो आपको धुंधली चीज़ें दिखाई देती हैं। तो वो रिफ्लेक्शन का बहुत बेस्ट एग्जाम्पल है। आप वहाँ से, क्योंकि आप डेली लाइफ में जाते हैं अपना स्कूल, भले इस टाइम आप कोविड की वजह से नहीं जा पा रहे होंगे, लेकिन आप जब स्कूल जाते हैं तो आप देखते होंगे, अपना मिरर विंडो में देखते ही होंगे और उसमें देखते भी होंगे धुंधलापना आपको दिखाई देता है आउटसाइड। तो वो जो है बेस्ट एग्जांपल है। अगर इसका हम एक डेफिनेशन लें तो डेफिनेशन जैसे की है, लाइट ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन। मैंने आपको पहले ही बताया था कि लाइट होती है वो स्ट्रेट लाइन ट्रेवल होती है, बट व्हेन अ लाइट रे इज पास फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम हैव हैड डिफरेंट डेंसिटी। जो डिफरेंट डेंसिटी का मतलब क्या है, डिफरेंट डेंसिटी का मतलब मैंने आपको बताया था कि रेयर और डेंसर। रेयर में क्या होता है, पार्टिकल्स जो होते हैं वो कम होते हैं लाइट की, और इसमें जो होता है डेंसर मीडियम में उसमें जो होता है पार्टिकल ज्यादा होता है। उसका आगे देखते हैं, इट पाथ गेट डेविएटेड, इसका पाथ जो होता है बदल जाता है। मैंने आपको बताया कि अगर नॉर्मली यहाँ से रिफ्लेक्ट करता तो ये लाइट होती है, लेकिन अगर मीडियम डेंसर हो जाता है तो वह टुवर्ड्स द नॉर्मल आ जाती है। दिस डेविएशन इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। यही जो डेविएशन होता है टुवर्ड्स द नॉर्मल या अवे द नॉर्मल, इसे हम कहते हैं रिफ्लेक्शन। अब आते हैं कि रिफ्लेक्शन के दो लॉ हैं क्या। रिफ्लेक्शन के जो दो लॉ हैं वो हैं क्या। तो पहला लॉ अगर आप देखेंगे तो वही जो सेम पॉइंट होगा, वही होगा जो आपने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में पढ़ा होगा कि इंसिडेंस रे मतलब कि ये वाली रिफ्रैक्टेड रे मतलब ये वाली, एंड नॉर्मल। ये तीनों आप देख रहे होंगे कि तीनों जो है वो एक ही पॉइंट पे लाई कर रहे हैं। ये तीनों एक ही पॉइंट पे लाई कर रहे हैं, तो वही है लाइज ऑन अ सेम पॉइंट। और आपने पता होगा कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हमने सेम पॉइंट क्या लिखा था, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। सेम पॉइंट इज पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ये जो है ये रिफ्लेक्शन का पहला लो है। रिफ्रैक्शन का जो है ये रिफ्लेक्शन का पहला लो है। उसमें क्या था रिफ्लेक्शन में, उसमें भी यही था कि पहला लो जो तो उसका था कि एंगल इंसिडेंस रे, वो बाउंसिंग बैक होती थी उसकी रे, रिफ्लेक्टेड रे, और जो बीच में नॉर्मल होता था वो क्या होते थे, जो सेम पॉइंट पर लाई करते थे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। इसमें भी पहला जो लो है वो वही है कि इंसिडेंस रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाइज इन सेम पॉइंट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। अब हम देखते हैं इसका सेकंड लो क्या कहता है।
ये है सेकंड लॉ ऑफ, मैंने आपको पहला लॉ बता दिया। पहला लॉ जो है वो उतना कोई डिफिकल्ट नहीं है। जब आप अगर आपने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ी होगी, आप हमारी जो वीडियो पर जो हमारे प्रीवियस लेक्चर था उसमें भी देखा होगा। जो पहला लेक्चर था उसमें मैंने आपको लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन बताया था। जो उसका पहला पॉइंट है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन और लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों सेम है। अब जो सेकंड लॉ है वो थोड़ा डिफरेंट है। सेकंड लॉ क्या कहता है, जैसे सेकंड लॉ कहता है साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू कांस्टेंट। साइन आई अपॉन साइन आर मतलब कि एंगल आई अपॉन एंगल आर इक्वल, इसे हम कहते हैं स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ का जो अच्छी तरह जो डेरिवेशन होता है, जो स्नेल्स लॉ के बारे में आपको पढ़ाया जाएगा, वो आपको पढ़ाया जाएगा क्लास 11th में। 11th में फिजिक्स में आपको पढ़ाया जाएगा स्नेल्स लॉ कि स्नेल्स लॉ पूरा होता क्या है। इसे स्नेल्स लॉ को हम यहाँ कांस्टेंट भी कहते हैं। या तो आप साइन आई अपॉन साइन आर या एंगल आई अपॉन एंगल आर इक्वल टू स्नेल्स लॉ लिख सकते हैं, या एंगल आई इक्वल टू एंगल आई अपॉन एंगल आर इक्वल टू कांस्टेंट लिख सकते हैं। आप दोनों में से कोई सी वैल्यू भी रख सकते हैं। तो मैंने आपको रिफ्रैक्शन की दोनों जो रिफ्रैक्शन के दोनों लॉ थे वो मैंने आपको दोनों बताए, रेयर डेंस मीडियम में बताया। अब मैं आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताने जाऊंगा। अब मैं आज का जो हमारा आखिरी टॉपिक है वो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जब मैं आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बता दूंगा उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर बनेगा वो बनेगा लेंस पे, कि कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस होता क्या है। कॉन लेंस जो होता है वो डिफरेंट होते हैं मिरर से। मैं आपको अगले लेक्चर बताऊंगा। जब तक आप नोट मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी ने नोट कर लिया होगा। अब मैं हेडिंग डालूंगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक था वो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में आपने अपनी बुक में देखा भी होगा, या आपने अगर पिछले जो कोई अगर कोई 11th क्लास का कोई अगर होगा या फिर 10th क्लास को जो भी नहीं पढ़ा होगा इस चैप्टर को, उसमें अगर वो बुक खोल कर बैठा होगा तो उसमें देखा होगा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में आगे जो उसमें क्वेश्चन बनते हैं न्यूमेरिकल, उसमें देखा होगा कि N12 N21 ये होता क्या होगा। मैं आपको बताऊंगा। पहले मैं आपको बताता हूँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये उसकी डेफिनेशन है। मैं चाहूँगा कि आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लें या अपने नोटबुक में से उतार लें। तो हम पढ़ते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम कैन बी डिफाइंड एज इट्स कैपेसिटी ऑफ बेंडिंग रे ऑफ लाइट मोर देन द बेंडिंग कैपेसिटी। मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो होता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की कैपेसिटी कितनी है कि वो लाइट को बैंड कर सकते। अगर आप सिंपल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डेफिनेशन चाहेंगे तो वो ये हो सकता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैन बी डिफाइंड, ये जब ना भी लिखना चाहिए, कैन बी डिफाइंड ना लिखिए। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज कैपेसिटी ऑफ बेंडिंग ऑफ रे ऑफ लाइट, कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की कैपेसिटी कितनी है रे ऑफ लाइट को बैंड कर। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैंने आप इसमें ही आता है डेंसर मीडियम, रेयर मीडियम। वो मैंने आपको बता दिया कि जब डेंसर होता है तो जो हमारी रिफ्रैक्टिव रे होती है, जब रेयर से डेंसर में आता है रिफ्रैक्टिव रे तो टुवर्ड्स द नॉर्मल, और डेंसर टू रेयर जाता है तो अवे द नॉर्मल। वो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया। अब मैं आपको इसमें कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखवाना चाहूँगा जो न्यूमेरिकल में यूज होते हैं। तो जो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है उसमें मैं आपको एयर, वाटर, डायमंड, केरोसिन का कुछ वैल्यू लिखवाऊंगा जो न्यूमेरिकल में यूज होंगे। जैसे कि हमारा जो पहला है वो है हमारे पास एयर। एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। जैसे मैंने आपको जब रेयर डेंसर बताया था बताऊंगा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में, कि एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, केरोसिन का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। अब मैं उसी को यूज करूंगा। तो जैसे कि एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.0003, ये एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। दूसरा वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33। ये नॉर्मल सी बात है, हर बच्चों को मालूम होगा कि वाटर के रिफ्रैक्टिव क्या होगा। अब आता है केरोसिन। है तो इसमें बहुत रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, लेकिन मैं आपको वही लिखवाऊंगा जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट। केरोसिन का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.44। अब आइस, आप सोचेंगे कि जब मैंने आपको वाटर का लिखवाई दिया तो आइस क्यों लिखवा रहा हूँ। वाटर जो है हमारे पास लिक्विड फॉर्म में मौजूद होता है, और जो आइस होता है हमारे पास क्यूबिक फॉर्म यानी कि सॉलिड फॉर्म में होता है। दोनों का मीडियम चेंज हो जाता है। तो इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बनेगा आइस का, वो बनेगा 1.3। अब जैसे कि मैंने आपको कहा था डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है। डायमंड जो होता है सबसे हार्ड मेटल, डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.44 सबसे हाईएस्ट।
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो डायमंड का ही होता है। अब अगला लेते हैं हम ग्लास। ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? 1.5। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर हम देखें कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किस में ज़्यादा होता है किस में कम होता है, अगर इस चीज़ के बारे में हम देखें तो मैं आपको लिख देता हूँ कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किस में ज़्यादा होता है और किस में कम होता है रिफ्रैक्शन के मीडियम में। तो रिफ्रैक्शन में जिसका रिफ्रैक्टिव ज़्यादा होता है सबसे पहले जो आया वो आया डायमंड। तो डायमंड का आप देख रहे होंगे कि सबसे ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 2.42। सबसे पहला आता है डायमंड, उसके बाद ग्लास देख रहे होंगे 1.5 to 2.4, उसके बाद वाटर देख रहे होंगे 1.33, उसके बाद एयर, उसके बाद एयर का भी देख रहे होंगे आप, उसके बाद वैक्यूम। वैक्यूम का मैंने आपको नहीं, वैक्यूम अगर स्पीड की बात करें तो स्पीड ज्यादा इसमें होती है वैक्यूम, लेकिन अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करें तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा इसमें होता है। तो जो हमारा अगला लेक्चर होगा उसमें हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ऊपर न्यूमेरिकल और लेंस के कॉन्सेप्ट, और उसके अगले लेक्चर में हम लेंस का फॉर्मूला करेंगे, साइन कन्वेंशन करेंगे, न्यूमेरिकल करेंगे, और फिर जो हमारा एक लेक्चर होगा वो ओनली टू न्यूमेरिकल प्रॉब्लम होगी, क्योंकि मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझा, जितने कॉन्सेप्ट अब तक मैंने आपको समझाए हैं सारे मैंने इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझाए हैं। इसके बाद लेंस का कॉन्सेप्ट रह जाएगा। जब मैं आपको लेंस का कॉन्सेप्ट करा दूंगा तो हमारा एक जो लेक्चर बनेगा वो ओनली न्यूमेरिकल प्रॉब्लम का बनेगी, जिसमें मिरर के प्रॉब्लम होंगे, लेंस के प्रॉब्लम होंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के प्रॉब्लम होगी, और जो थोड़ी बहुत थ्योरेटिकल पोर्शन बनेगा हमारे बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू जो इंपॉर्टेंट होगा हम आपको वो करना। तब तक के लिए जय।